नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। यू वाचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावानी। दोस्तों, आज हमारे टेबल पर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सबसे पहला जो टॉपिक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डे बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विद इंडिया यूएस रिलेशंस। आई एम श्योर आप सब जानते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो यूएसए की यात्रा पर हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्रिटिकली एग्जामिन द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन रीसेटिंग। देखिए, यहाँ पर चैलेंजेस कौन कौन से हैं ये हमें एग्जामिन करने हैं, अपॉर्चुनिटीज़ जो कौन कौन सी है वो एग्जामिन करनी है, और क्या कहा है इन रीसेटिंग इंडिया यूएस रिलेशंस अंडर डोनाल्ड ट्रंप्स सेकंड प्रेसिडेंसी। रीसेट करने की बात हो रही है यहाँ पर। क्यों रीसेट करना है, विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। इसको समझेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, आप जानते हैं कि मोदी साहब जो हैं वो यूएसए की यात्रा पर है। फ्रांस थे, फ्रांस से वो गए यूएसए। नाउ डियर फ्रेंड्स, भारत और यूएसए के रिलेशनशिप जो हैं वो ट्रंप साहब की प्रेसिडेंसी के दौरान, जो ट्रंप 1.0 सरकार थी उसमें काफ़ी अच्छे फ्लरिश हुए थे। लेकिन बाइडेन साहब की जो प्रेसिडेंसी आई, बाइडेन काल जो था, तो उसमें रिलेशनशिप जो हैं वो थोड़े नीचे गए हैं। थोड़े नहीं, बहुत सारी जगहों पर तो बहुत नीचे गए हैं। दैट्स द रीज़न कि रीसेटिंग शब्द जो है उसका इस्तेमाल हुआ है। ओके, यूक्रेन वॉर की जब से शुरुआत हुई तब से यूएसए ने काफ़ी सारी चीज़ें, बाइडेन सरकार ने बहुत सारी चीज़ें भारत को कही कि आप ये कीजिए, वो कीजिए, ये करना है, वो करना है, लेकिन भारत ने बहुत सारी चीज़ें नहीं की। तो इन सारी चीज़ों की वजह से फिर उन्होंने भी भारत को जो है वो कहीं ना कहीं बहुत दूर रखा था। राइट, मैं बात कर रहा हूँ बाइडेन सरकार की। ट्रंप साहब जो हैं और मोदी साहब जो हैं, दोनों की एक जो कॉमन बात है दैट इज़ कि दोनों जो हैं वो पर्सनल बॉन्ड्स को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ, अब नहीं रहे लेकिन शिंजो आबे साहब। शिंजो आबे और मोदी जी जो हैं वो एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड्स मानते थे। ट्रंप साहब और मोदी साहब जो हैं उनके बीच में भी रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी कोडियल हैं। माय फ्रेंड मोदी, और मोदी साहब जो हैं वो भी उनको हक करते हैं। तो इस प्रकार की डिप्लोमेसी में ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक बहुत बड़ी बातें होती हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि दोनों लीडर्स के बीच में पर्सनल बॉन्ड्स हैं। एंड दिस इज़ दिस हेल्प्स। अब मोदी साहब और ट्रंप साहब के बीच में दूसरी जो इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट कॉमन चीज़ है दैट इज़ दोनों जो हैं ये नेशनलिस्ट हैं। दोनों राष्ट्रवाद पर काफ़ी ज़्यादा जोर देते हैं। राइट, 2019 में एज यू नो हाउडी मोदी नाम का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था ह्यूस्टन में, और उस समय पर 50,000 इंडियन अमेरिकन जो हैं उन्होंने इस रैली में पार्ट लिया था। फिर उसके नेक्स्ट ईयर, राइट, 2020 में ट्रंप साहब अहमदाबाद आए थे, और यहाँ पर पूरा जो मोदी स्टेडियम है वो लोगों से भरा हुआ था। 1 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो उस शो में थे। तो इट वॉज अ बिग थिंग, राइट। तो रेसिप्रोकल ये किया था 2019 में उन्होंने किया, 2020 में हमने किया। तो इस प्रकार के रिलेशंस जो हैं वो थे। अब की बार ट्रंप सरकार, इस प्रकार के स्टेटमेंट जो है वो भी दिए गए थे। तो पर्सनल लेवल पर दोनों नेताओं के बीच में रिलेशंस अच्छे हैं, विच विल हेल्प द ओवरऑल रिलेशनशिप। अब दोस्तों, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि ट्रंप साहब को अभी थोड़े टाइम के लिए साइड में रख देते हैं, बाइडेन साहब पर आते हैं, क्योंकि रीसेटिंग शब्द का इस्तेमाल हुआ है। दैट्स वाई 2022 में यूक्रेन के युद्ध की जब शुरुआत हुई तो उसके बाद, क्योंकि रशिया और यूएसए के रिलेशंस आप जानते हैं, और यूक्रेन को कौन बता रहा था कि आपको नेटो की मेंबरशिप हम देंगे? किसने कहा था कि भाई हम तो यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाएंगे ही? इट वॉज यूएसए, राइट। तो यूएसए की जो सरकार ने ये जो सारा सपोर्ट दिया था, तो रशिया ने फिर हमला बोल दिया, और फिर जो भी हुआ, जो चीज़ें हुई, तो उसमें भारत की बात करें तो इंडिया जो है वो न्यूट्रल रहा। यूनाइटेड नेशंस में बहुत सारी चीज़ों पर वोटिंग हो रही थी, तो उसमें इंडिया न्यूट्रल रहा, राइट। और यूएसए वाज नॉट हैप्पी विद दैट। यूएसए कह रहा था कि भाई आप इस पर स्टैंड लीजिए, आप उनको कुछ कहिए, आपका पुराना दोस्त है, समझाइए पुतिन को, दिस एंड दैट एंड सो मेनी थिंग्स वर गोइंग ऑन बिहाइंड द कर्टन्स। लेकिन भारत जो है वो न्यूट्रल रहा, और भारत ने रशिया से उस समय पर जो हमें एक बहुत ही अच्छी डील मिल रही थी इन टर्म्स ऑफ ऑयल, तो ये हमने ऑयल खरीदा। आई एम श्योर आपने वो बहुत सारी रील्स भी उस समय पर हमें देखने को मिल रही थी कि कोई जयशंकर साहब को प्रश्न पूछ रहा है कि भाई आप क्यों उनसे ऑयल खरीद रहे हैं, यू नो। फिर हमने कहा कि भाई जितना हम पूरे महीने में खरीदते हैं उतना आप दोपहर तक यूरोप खरीद लेता है, तो आप उनको जाकर पूछिए। बहुत सारी ऐसी रील्स भी आपने देखी होगी। तो ये पूरा एक एजेंडा चल रहा था उस समय पर कि कैसे करके भारत को कॉर्नर किया जा सके।
एक पुरानी जो यूरोप की भी एक आदत रही है, राइट, कि जो जो हमारे प्रॉब्लम है वो दुनिया के प्रॉब्लम है, और जो दुनिया के प्रॉब्लम है वो हमारे प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार का एटीट्यूड जो है वो लंबे समय से चल रहा था। तो भारत ने इसमें जो न्यूट्रल स्टैंड लिया, तो बेसिकली बाइडेन सरकार में ये कुछ चीज़ें आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ ताकि पता चले कि कहाँ रिलेशन थे और अब किस दिशा में हमें जाना है। तो फिर भारत न्यूट्रल रहा और रशिया से ऑयल खरीदता रहा, तो बाइडेन साहब को पसंद नहीं आया। दूसरी जो चीज़ बाइडेन सरकार ने की है जो हमारे लिए थोड़ी डेंजरस है, दैट इज़ म्यांमार का जो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत सारी मीन्स बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी, और इसकी वजह से वहाँ की जो मिलिट्री है तो वो स्ट्रॉन्ग हो गई। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि वहाँ पर जो डेमोक्रेटिक सिचुएशन है वो नज़र नहीं आ रही दूर दूर तक, तो ऐसी सिचुएशन है। तो इससे इंडिया पर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आती है। म्यांमार के साथ हम एक बॉर्डर शेयर करते हैं। पाकिस्तान के साथ बहुत सारी डील्स की, तो उसमें एक थी कि जो F-16 फाइटर जेट्स हैं तो उनको अपग्रेड करना। और फिर बांग्लादेश में जो फिलहाल सरकार है यूनुस सरकार, राइट, तो इसको भी पूरा सपोर्ट जो है वो बाइडेन सरकार करती थी, राइट। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ की वजह से भारत के सामने बहुत सारे सिक्योरिटी रिस्क्स जो हैं वो क्रिएट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है बाइडेन सरकार ने। मीन्स बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि कमला हैरिस अगर प्रेसिडेंट बनेगी तो भारत के लिए बहुत अच्छा होगा या फिर अच्छा होता नहीं। आप देखिए उनकी स्ट्रेटजीज जो है, मीन्स ट्रम्प साहब भले ही बहुत सारी चीज़ें बोल देते हों, लेकिन अगर आप डिप्लोमेटिकली इफ़ यू सी तो ट्रम्प सरकार इज बेटर फॉर अस कंपेयर टू बाइडेन सरकार। ये किसी विचारधारा की बात नहीं है, यहाँ पर कोई आइडियोलॉजी को सपोर्ट या फिर प्रमोट नहीं किया जा रहा है या फिर विरोध नहीं किया जा रहा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू और टीच यू इज कि ये फैक्ट्स को देखिए, क्या क्या चीज़ें जो है वो बाइडेन सरकार ने की थी। अब ये सारी चीज़ें जो है वो रिवर्स होगी, राइट। सिख सेपरेटिस्ट को देख लीजिए, गुरपतवंत पन्नून, राइट, और फिर उसके मीन्स जो एक वहाँ पर कुछ ऐसे मर्डर्स हुए ऐसे सिख सेपरेटिस्ट के। तो देखिए अगर हमारे देश में कोई ऐसा आतंकवादी हमले करवाने की कोशिश कर रहा है, दंगा फसाद करवाने की कोशिश कर रहा है, तो भारत की जो एजेंसीज है ना, दे विल टेक एक्शन, राइट। जब हम मोसाद एक्शन लेती हैं, MI6 एक्शन लेती हैं, जेम्स बॉन्ड के मूवीज़ पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, और मीन्स जेम्स बॉन्ड इज़ ए फिक्शनल कैरेक्टर, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर ये सारी चीज़ें लोगों को पसंद आती हैं, लेकिन जब कोई सरकार, भारत की सरकार एक्शन लेती है, देन यू डोंट वांट दैट। तो ऐसा नहीं चलेगा। मैं आपको नहीं कर रहा हूँ, ऑफकोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट USA एंड दी वे सारे देश जो भारत के खिलाफ इस प्रकार की चीज़ें, क्योंकि उनके ऊपर अगर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अटैक करने के बारे में सोच रही है तो वो प्लेन में से भी बॉम्ब गिरा देंगे। तो यहाँ पर जो सिख सेपरेटिस्ट हैं तो उनके साथ जो भी हुआ, राइट, तो इस पर भारत पर प्रेशर क्रिएट किया गया कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। और फिर जब हमारे मोदी साहब वहाँ पर जाने वाले थे तो उससे पहले वहाँ की जो एजेंसीज हैं वो सिख सेपरेटिस्ट को मिलने के लिए जाती है और कहती है कि भाई आपको कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, वी विल टेक केयर ऑफ यू एंड थिंग्स लाइक दैट। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ भी USA की सरकार, बाइडेन सरकार जो है वो कर रही थी। और हमारे जो ऑफिसर्स हैं तो उन पर, हमारा एक ऑफिसर है तो उनके ऊपर चार्जेस भी लगाए गए हैं। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ जो हैं वो चल रही थी। लेट्स होप कि ट्रम्प सरकार में ये सारी चीज़ें जो हैं इसको रिसेट करने का मौका मिलेगा। USA इंडिया के रिलेशंस जो हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। ट्रम्प साहब ने कहा कि ये यूक्रेन का युद्ध जो है वो ख़त्म करवा देंगे, तो इससे भारत जो है उसको काफ़ी फ़ायदा होगा इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ कोर्स वी वांट टू सी पीस इन द वर्ल्ड। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो फ्यूल की प्राइसेस है वो थोड़ी कम होगी जब ये वॉर ख़त्म होगा, तो इससे भी भारत की इकोनॉमी को जो है फ़ायदा मिलेगा। ट्रम्प साहब ने आते वक्त जो कुछ एक्शंस ली हैं, दे आर नॉट दैट फेवरेबल टू इंडिया, बट दिस मैं इसको आपको ऐसा समझाना चाहूँगा कि हमारे ज़िले में जब कोई नए SP साहब आते हैं, राइट, तो पहला जो हफ्ता होता है तो उसमें वो धड़ाधड़ एक्शन लेते हैं, उसके बाद चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाती हैं। समथिंग लाइक दैट ट्रम्प साहब की अभी नई मीन्स 2.0 सरकार की शुरुआत हुई है, तो स्टार्टिंग के टाइम ही विल स्टार्ट विद अ बूम, दैट्स हाउ ही रोल्स, दैट्स हाउ उनकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है कि वो इसी प्रकार से धड़ाधड़, मीन्स आई एम नॉट सेइंग कि उसके बाद वो मेलोडाउन हो जाएंगे। ही विल बी इन न्यूज़, राइट, ही इज़ ट्रम्प, वो न्यूज़ में रहेंगे, लेकिन स्टार्टिंग के टाइम पर वो कुछ ऐसे स्टेप्स करेंगे ताकि जो दुनिया के दूसरे देश हैं जो जिनके साथ उनको जो भी करना है, तो एक
आप समझ लीजिए एक प्रकार का प्रेशर जो है वो करने की एक टेक्निक होती है। तो उन्होंने आते वक्त कुछ ऐसे एक्शंस लिए हैं। उन्होंने कहा कि आई एम गोइंग टू इम्पोज टैरिफ्स और अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस को डिपोर्ट कर दिया। इनफैक्ट उन्होंने टैरिफ जो है वो इम्पोज कर दिया। तो इस प्रकार की चीज़ें हुई, और क्योंकि मोदी साहब वहाँ पर जाने वाले थे तो हमने क्या किया है, बहुत ही स्मार्टली उनको हैप्पी करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे टैरिफ्स जो हैं तो उनको हमने कट डाउन कर दिया है, राइट। अब ट्रंप साहब का हमेशा से भारत को यह कहना रहा है कि भाई भारत और यूएसए के बीच में जो ट्रेड होता है तो उसमें 35 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है भारत का। हम ज़्यादा सामान उनको बेचते हैं कंपेयर टू व्हाट वी बाय फ्रॉम देम। तो ट्रंप साहब ये कहते हैं कि भाई ये $35 बिलियन का जो गैप है ना, ये बैलेंस में तब आ सकता है जब आप हमसे और ज़्यादा डिफेंस, ऑयल, ये सारी चीज़ें खरीदें। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, बट अगेन राइट, व्यापार करने की ये एक टेक्निक है। आप इस प्रकार से क्या करेंगे, आप अपने जो देश है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, तो आप उस देश को इस प्रकार से एक प्रेशर क्रिएट करेंगे, राइट, कि आप हमसे और ज़्यादा चीज़ें खरीदिए। तो भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, हमारी एनर्जी का कंजम्पशन जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो ट्रंप साहब यहाँ पर कोशिश करेंगे कि हम और ज़्यादा यूएसए का ऑयल और गैस खरीदें, ताकि यूएसए की जो कंपनीज हैं जो ऑयल एंड गैस पैदा करती हैं तो उनको एक बहुत बड़ी मार्केट जो है वो मिल जाए, एंड दैट इज़ इंडिया। ट्रंप साहब ने यह भी कहा है कि लोअर प्राइस होगी, वो ओपेक को प्रेशर करेंगे वाया सऊदी अरेबिया, तो लोअर ऑयल प्राइस होगी। तो ये भी भारत के लिए, भारत की इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा, राइट। एक चीज़ जहाँ पर लोग कहते हैं कि क्लैश हो सकता है, दैट इज़ मेक इन इंडिया एंड अमेरिका फर्स्ट। आई डोंट थिंक क्लैश होगा, क्योंकि अमेरिका में प्रोडक्शन करना इट्स टोटली डिफरेंट, भारत में प्रोडक्शन करना टोटली डिफरेंट। हमारे यहाँ पर जब प्रोडक्शन होता है तो क्यों यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, बिकॉज लेबर, राइट, लैंड, ओवरऑल प्रोडक्शन की कॉस्ट कम आती है कंपेयर टू यूएसए। तो जो चीज़ें भारत में बननी चाहिए, जो इकोनॉमिकली यहाँ पर बनाना वायबल है, तो वो चीज़ें यहाँ पर ही बनेगी, तो उसमें क्लैश नहीं होगा। हाँ, वी हैव टू फाइंड ए वे आउट। इट्स गोइंग टू बी चैलेंजिंग, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी। वहाँ की कंपनीज को यहाँ पर लुभा कर लेकर आना या फिर उनको ऑफर करके यहाँ पर लेकर आना, तो इट्स गोइंग टू बी ए चैलेंज फॉर श्योर। इसके साथ साथ अगर टैरिफ लगते हैं तो हमारी इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन हो सकती है, और भारत इज़ फेमस फॉर आईटी हब, तो इसका रोल जो है वो भी अंडरमाइन हो सकता है। इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के लिए दोनों देशों को एक दूसरे की ज़रूरत है, राइट। क्वाड के भी हम मेंबर हैं। ट्रेड डिस्प्यूट जो हैं वो थोड़े बहुत चलते रहेंगे। ट्रंप साहब के साथ काम करना इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी, राइट। लेकिन हमारे मोदी साहब जो हैं ही इज़ ऑल्सो वेरी स्किलफुल, तो आई एम श्योर वी गोना फाइंड अ वे आउट। लेकिन इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी जो है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और आज देखिए सिचुएशन ये है कि एक वक्त था जब रशिया से हम बहुत बड़ा सामान, बहुत इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, बहुत सबसे ज़्यादा हम उनसे ही चीज़ें खरीदते थे, लेकिन आज यूएसए इज़ नंबर 1 वेपन सप्लायर ऑफ आवर कंट्री। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में भी दोनों देश जो हैं वो कोलैबोरेट कर रहे हैं, और चाइना की हेजीमोनी जो है, दादागिरी जो है, इसको काउंटर करने के लिए यूएसए को भारत की और भारत को यूएसए की ज़रूरत है। तो चाइना वर्क्स लाइक ए ग्लू, राइट। फेविकोल का जोड़ है चाइना, जो यूएसए और भारत को जोड़ता है। पर्सनल टाइज काफ़ी अच्छे हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो हैं, दोनों देश अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो आई एम श्योर रिलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश होंगे व्हेन इट कम्स टू ट्रंप 2.0 सरकार। Now, dear friends, let me give you a brief about this series, right? ये series जो है, जो नए students हैं, तो let me tell you, it will help you with these 3 things, right? इसी के साथ साथ ये series जो हैं, इसको competitive examination के जो aspirants हैं, उनको ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है, right? Okay. Now, let's talk about the second topic. आज 3 बड़े बड़े टॉपिक हैं, उसके बाद 2 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, right? लेकिन बड़े छोटे it's not that important. The most important thing is the quality of the topic. जो topics हम select किए हैं, right? तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और इन जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। ये वाला टॉपिक जो है ये चाइना के साथ जुड़ा हुआ है। क्रिटिकली एग्जामिन इंडियाज डिसीजन टू मेंटेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स इन लाइट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स। लेट्स क्रैक ऑन। भारत ने चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट पर जो रिस्ट्रिक्शन लगाया है उसके पीछे 2 रीज़न हैं। नंबर 1 इज़
नेशनल सिक्योरिटी और नंबर 2 जो है दैट इज जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़। ये दो चीज़ों की वजह से हम चाइना का इन्वेस्टमेंट को इतना ईजिली यहाँ पर नहीं आने देते हैं। अभी हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र वी अनंथा नागेश्वरन जो हैं उन्होंने ये कहा है कि एनी शिफ्ट इन पॉलिसी विल नॉट बी इमीडिएट। मतलब ये है कि चाइनीज़ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उस पर जो ब्रेक लगा कर रखी है ये ब्रेक वैसी ही रहेगी, इसमें कोई इस ब्रेक को रिलीज़ अभी नहीं किया जाएगा, अभी हम इसको रिलीज़ करना चाहते भी नहीं हैं। 2020 में गलवान वैली हुआ, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स राइट, ये सिर्फ आपको कुछ चीज़ें याद दिला रहा हूँ, रिकैप हो रही है यहाँ पर राइट। तो उसके बाद भारत ने बहुत सारे स्टेप्स लिए और इन स्टेप्स में भारत ने ये भी देखा कि भाई वहाँ से जो FDI आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि क्या था देखिए गलवान वैली का क्लैश तो हुआ है, इसी के साथ साथ एक और चीज़ चल रही थी ना, कोविड-19। तो कोविड-19 पर क्या हुआ, कोविड-19 के समय पर कंपनीज की हालत क्या थी, पैसे नहीं थे राइट, बिजनेस बंद हो गया था, खर्च कुछ थे तो वो चल रहे थे, ऐसी सिचुएशन थी। तो चाइना के पास जेब में पैसे बहुत थे, आज भी हैं, लेकिन चाइना ने क्या किया, इसको कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर। इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, कभी ना कभी आपने इस चीज को जरूर सुना होगा, गांव में ऐसा हुआ करता था, आज भी होता है, कि अगर कोई परिवार है किसी भी रीजन की वजह से अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हुई है, अब उनके पास और कोई एसेट नहीं है, उनके पास एक छोटी जमीन का टुकड़ा है, तो क्या वो जमीन का टुकड़ा जो है गांव में सबको पता चल गया है कि इनकी हालत बहुत खराब है, तो जिसके पास पैसा है ही और शी विल नॉट गिव दैट पर्सन फुल प्राइस। वो क्या करेंगे, वो कहेंगे अगर 5 लाख का 1 बीघा ज़मीन की कीमत अगर 5 लाख रुपए है, तो वो जाकर कहेगा कि भाई आपको अगर बेचनी है तो 3 लाख अगर मैं आपको दे सकता हूँ, 2.5 दे सकता हूँ, समथिंग लाइक दैट, यू नो। तो इसको कहते हैं एक प्रकार का अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर। तो चाइना जो है, चाइनीज़ कंपनीज जो हैं, ये कोविड के दौरान एक तरफ वो हमारे साथ युद्ध जैसे सिचुएशन कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी कंपनी जो है वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि उनके पास जो एक्स्ट्रा पैसे थे तो वो हमारे यहाँ पर FDI के माध्यम से चीज़ों को अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर कर रहे थे। तो भारत सरकार ने ये एक नया रूल बनाया, किसी भी बॉर्डर शेयरिंग देश से अगर कोई ऐसा FDI का कोई प्रपोजल आएगा तो भारत सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके अलावा तो ये स्पेसिफिकली चाइना को टारगेट करते हुए ही भारत ने ये डिसीजन लिया था। उसका रीज़न आपको पता चल गया है राइट। चाइना का इन्फ्लुएंस स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी फर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा था। और जब चाइना पर ब्रेक लगाई तो बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे थे तो पैसे कहाँ से आएंगे, लेकिन फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और जापान, यूरोप के इन्वेस्टर्स, USA के इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने ये गैप जो है वो फिलअप किया। तो भारत को इनफैक्ट नुकसान नहीं हुआ, जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो गए हमारे यहाँ पर। तो इट्स अ गुड थिंग, जो किया वो उसका अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन भारत ने इस चीज़ से क्या प्रूव किया कि शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे राइट। हम भूखे रह जाएंगे लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ आपके साथ नहीं होगा। आप हम पर युद्ध कर रहे हैं, आप हमें घेरने की कोशिश कर रहे हैं और फिर आप ही हमें कह रहे हैं कि भाई रोटी खा लो, तो ऐसा हम आपके साथ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत ही स्मार्ट डिसीजन लिया है। और ट्रेड इम्बैलेंस में अभी आपको USA का ट्रेड इम्बैलेंस बता रहा था, जिसमें वो हमारे फेवर में है, यहाँ पर ये चाइना के फेवर में है। ट्रेड इम्बैलेंस कितना है, $93-95 बिलियन। दैट मीन्स जो सामान हम उनको बेचते हैं और जो उनसे हम खरीदते हैं, अगर आप इसका बैलेंस निकालेंगे देन यू विल फाइंड कि हम उनसे $93-95 बिलियन का सामान ज़्यादा खरीदते हैं। इतना बड़ा इम्बैलेंस जो है वो दुनिया के किसी भी दूसरे देश के साथ भारत का भी नहीं है। इनफैक्ट छोड़ो अबाउट भारत, किसी भी दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसमें इतना बड़ा $93-95 बिलियन जितना इम्बैलेंस जो है वो नहीं है। तो इफ़ यू आर बाइंग दिस अमाउंट ऑफ आइटम्स फ्रॉम चाइना, तो हमें अपना वेट जो है वो चाइना पर डालने की ज़रूरत है, हमें हमारा वजन डालना पड़ेगा। वी आर बिग कस्टमर ऑफ चाइना, तो हम उनको कह सकते हैं कि आप ये कीजिए, वो कीजिए, यू नो, वी कैन क्रिएट प्रेशर ऑन चाइना इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए पता है, इसके लिए जेन्युइनली चाहिए राष्ट्रवाद। आई एम नॉट सेइंग राष्ट्रवाद का मतलब, आई एम नॉट सेइंग नेगेटिव राष्ट्रवाद है, वेरी पॉजिटिव राष्ट्रवाद, कि जो चीज़ें अगर हम यहाँ बना सकते हैं, वी शुड लर्न फ्रॉम जापान। जापान की आज मैं उतनी बातें नहीं करूँगा, वरना फिर मैं जापान की ही बातें करता रहूँगा, लेकिन आई लव द वे दे लव देयर कंट्री। वी नीड टू लर्न फ्रॉम जापानीज पीपल राइट।
तो ऐसी एक चीज़ है, इससे हो सकता है ऐसा। कभी बात करेंगे कि इसके रीजंस क्या हैं, राइट। क्यों मैंने ये कहा कि अपने देश को ज़्यादा प्यार करेंगे तो फिर हम उनसे कम चीज़ें खरीदेंगे। उसके पीछे बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस भी काम करता है। विल टॉक अबाउट दैट मे बी लेटर ऑन, कभी लाइव सेशन में आप मुझे पूछ लीजिएगा। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू कि इसके रीजंस क्या हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल और सर्वाइवल के साथ जुड़े हुए रीजंस रहते हैं इसके। क्रिटिकल सेक्टर्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेलीकॉम, इन सारी चीज़ों में हम हेविली चाइना के इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट हैं और हमें क्या करना है, वी नीड टू डोमेस्टिक सप्लाई चेन जो है इसको बूस्ट करने की ज़रूरत है और ट्रेड पार्टनर्स को डाइवर्सिफाई करना। अलग अलग देशों के साथ ट्रेड मीन्स हम कर रहे हैं लेकिन स्टिल मैन्युफैक्चरिंग में आज जो है चाइना को कोई बीट नहीं कर पा रहा है। चाइना इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, एक वक्त था सिर्फ क्वांटिटी में था, लेकिन अब क्वालिटी में भी चाइना जो है वो काफ़ी आगे निकल चुका है। नागेश्वरन साहब की जो एक रिमार्क है, क्रॉसिंग द रिवर बाय फीलिंग द स्टोन्स, इसका मतलब ये है कि अभी भारत जो है ये काफ़ी कॉशन लेकर एक बहुत ही अलर्ट मोड में आगे बढ़ रहा है और ट्रेड इम्बैलेंस जो है, दिस इज़ नॉट द रीज़न कि हम उनका इन्वेस्टमेंट रोक रहे हैं। इन्वेस्टमेंट रोकने के पीछे मेन रीज़न जो है मैंने आपको बताया ना कि इट इज़ बिकॉज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, राइट। हिमालयन बॉर्डर पर आज भी टेंशन्स हैं, लद्दाख स्टैंड ऑफ जो है वो अभी भी अनरिजोल्व है, कम्प्लीटली रिजोल्व नहीं हुआ है। तो सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो चलते ही रहेंगे और इसको अभी शॉर्ट टाइम में चेंज करें ऐसा मुझे नज़र भी नहीं आ रहा है। वी आर नॉट ट्राइंग टू डी कपल फ्रॉम चाइना, ऐसा नहीं है कि हम डिवोर्स चाहते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। वी वांट टू रिकैलिब्रेट, राइट। रिकैलिब्रेट का मतलब ये है कि रीसेट करना, जैसे यूएसए के साथ रीसेट करना है ओवरऑल रिलेशन, वैसे चाइना के साथ इकोनॉमिक टाइज जो हैं वो हम रीसेट करना चाहते हैं। और सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, डाइवर्सिफिकेशन, राइट, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अभी जो भारत एक्शन ले रहा है तो क्लियर नज़र आ रहा है कि हम लॉन्ग टर्म विजन को लेकर चल रहे हैं, राइट। अब देखते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो होती हैं इसमें। थर्ड जो टॉपिक है, इट्स अबाउट अगेन एक देश के साथ आज हमारे टेबल पर 3 ऐसे टॉपिक्स हैं। एक इंडिया यूएसए वाला देखा है, इंडिया चाइना। अब बात करते हैं इंडोनेशिया और इंडिया के बारे में। इसमें चाइना भी बीच बीच में आएगा। क्रिटिकली एग्जामिन द फैक्टर्स डिलेइंग इंडोनेशियाज एक्विजिशन ऑफ द ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया इंडोनेशिया रिलेशंस, राइट। आपकी स्क्रीन पर हैं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांतो साहब, राइट। वो भारत की विजिट पर आए थे उस समय पर ब्रह्मोस के बारे में, उससे पहले काफ़ी सारी चीज़ें ब्रह्मोस के बारे में बताई जा रही थी। अब बात ब्रह्मोस की और इंडोनेशिया की आई है, ये है इंडोनेशिया का फ्लैग। तो लेट मी क्विकली टेक यू थ्रू द मैप ऑफ इंडोनेशिया, राइट। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ हियर। यहाँ से हमारा देश दूर नहीं है, अंडमान सी, राइट। तो ये रहा अंडमान सी। तो यू नो कि भारत से काफ़ी नज़दीक है। फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार अगर देखें तो इंडोनेशिया इज़ नॉट फार फ्रॉम अस, राइट। और ये रहा स्ट्रेट ऑफ मलाका। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ही मैं आपको ले जा रहा हूँ, राइट। तो ये है स्ट्रेट ऑफ मलाका, जानते होंगे आप, नहीं जानते हैं तो नए स्टूडेंट हैं फॉर एग्जांपल, तो इसको यहाँ पर पॉज करके जो जो चीज़ें मैं यहाँ पर ऐसे लाइन कर रहा हूँ तो इनको आपको अच्छी तरीके से देखना है। साउथ चाइना सी यहाँ पर है, पैसिफिक ओशियन, ये इंडियन ओशियन है, सुमात्रा, जावा, राइट। बाली इज़ वेरी फेमस फॉर टूरिज़म। एंड देन यू हैव दिस नातूना आइलैंड, नज़र आ रहा है नातूना। तो ये हैं, बाकी कुछ देश हैं आप देख लीजिएगा। फिर थोड़ा इसको और देखते हैं तो एज यू कैन सी हियर, राइट, स्ट्रेट ऑफ मलाका तो देखा यहाँ पर। अब देखिए सेलात सुंदा, देन यू हैव लोम्बोक, राइट। ये मकासर, देन यू हैव दिस वन हियर। तो ये चीज़ें देखिए, ये नातूनात को देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जावा सी मैंने बता दिया, साउथ चाइना बता दिया, तो बस चलो हो गया मैप, राइट। ठीक है, बाकी आप अच्छी तरीके से इसको देख लीजिएगा। क्यों इसको दिखाया है, आई एम श्योर यू नो द रीज़न, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बता रहे थे कि ही इज़ गोइंग टू बाय ब्रह्मोस मिसाइल। हमारे यहाँ पर भी बातचीत चल रही थी कि वो लेंगे, हमसे खरीदेंगे ये मिसाइल। लेकिन जब एक जॉइंट स्टेटमेंट आया उनकी विजिट के दौरान, विजिट जब हुई थी यहाँ पर, तो जॉइंट स्टेटमेंट में ब्रह्मोस शब्द जो है वो मेंशन नहीं किया गया था। उनको विजिट भी करवाई थी,
$450 million की ये ब्रह्मोस सिस्टम है, तो इसका पूरा प्रेजेंटेशन दिया गया था और यही लग रहा था कि डील जो है वो फाइनल हो जाएगी। जब सुबियांतो साहब प्रेसिडेंट बने, पहले वो डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, फिर अब प्रेसिडेंट हैं, तो जब प्रेसिडेंट बने तो लगा कि पहले वो किसी यूएसए या फिर भारत या फिर ऐसे कोई देश आएंगे, लेकिन नहीं, वो पहले गए चाइना। और जब वो चाइना गए तो उस समय पर चाइना के साथ $10.6 बिलियन की डील उन्होंने की, राइट। तो द थिंग इज के उनका जो एक रिलेशन है चाइना के साथ, राइट, देखिए, यू कैन नॉट इग्नोर चाइना इफ़ यू आर पार्ट ऑफ आसियान, राइट। बहुत सारी चीज़ें चाइना से वहाँ पर आ रही हैं, ट्रेड हो रहा है, लेकिन चाइना की दादागिरी भी उतनी ही ज़्यादा है। तो ये जो नातूना आइलैंड है, एक जब ये डिफेंस मिनिस्टर थे तो उस समय पर ये सुबियांतो साहब ने ही चाइना के खिलाफ एक बहुत बड़ी एक्शन ली थी, लेकिन अब वो प्रेसिडेंट हैं तो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया वो चीज़ों को काफ़ी बैलेंस लेकर चल रहे हैं यहाँ पर, कि चाइना से अगर कोई फ़ायदा हो रहा है तो फ़ायदा भी उठा लो, लेकिन अगर चाइना को डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना को अंदर घुसने नहीं देना है, तो वो सारी चीज़ों को जानते हैं, ही नोज हिज गेम। रही बात ये जो नातूना आइलैंड की, तो देखिए दोस्तों, आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग हियर, वेयर इज इट, ओके वेट, आई वॉज टॉकिंग अबाउट नातूना, इजंट इट। मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैप भी था आपके लिए, राइट, हियर वी गो, यस, दिस इज साउथ चाइना सी। और ये पूरा जो आप देखिए यहाँ पर एरिया क्लेम्ड बाय चाइना, ये पूरा जितना जो है ना, अब पहले क्या हो, एक बहुत फेमस शब्द था 9 लाइन, फिर कुछ सालों पहले चाइना ने अपना नया मैप निकाला ना, तो उसमें उन्होंने एक और डैश यहाँ पर ऐड कर दी, तो आई वुड से इट इज़ नाउ 10 लाइन। तो चाइना कहता है कि ये सारा जो क्षेत्र है, ये पूरा पानी जो है वो उनका है, खुद का है, और इसकी वजह से ये आसियान के अलग अलग जो देश हैं, जैसे वियतनाम है, फिलीपाइंस हैं, राइट, ब्रुनेई, सारे देशों के साथ, इंडोनेशिया, सारों के साथ उनके इश्यूज जो हैं वो चल रहे हैं। अब हमने जो देखा ना नातूना, इट इज़ हियर, आप सोच रहे हैं कि नातूना हियर है तो यहाँ का इसकी बॉर्डर ना, ऐसा नहीं है। नॉर्थ नातूना जो है वो यहाँ कहीं पर है, राइट, बहुत ही छोटा सा एक पोर्शन है, लेकिन वो यहाँ पर इस क्षेत्र में यहाँ पर पड़ता है। और इस चीज़ की वजह से इंडोनेशिया इज़ नॉट हैप्पी विथ चाइना कि भाई आप ये सारी चीज़ें जो हैं, ये 9 लाइन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें बंद कीजिए, वी आर नॉट हैप्पी विथ इट। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी इश्यूज हुए थे। और जैसे मैंने आपको इंडोनेशिया का मैप दिखाया तो देखा ना कि बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर हैं। स्ट्रेट ऑफ मलाका, जो जानता है ग्लोबल ट्रेड कैसे काम करता है, कौन सा हाईवे है उसका, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ने वाली कड़ी ही मलाका है। और चाइना मलाका को अगर बंद कर देता है, लेट्स से अगर वहाँ पर ट्रबल्स क्रिएट करता है, तो ये इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जिसके पास दूसरे भी ऐसे स्ट्रेट्स हैं, अल्टरनेटिव रूट्स हैं, सुंदा, लॉम्बॉक, तो इनका कोई नुकसान नहीं होगा। दुनिया का ट्रेड जो है वो वहाँ से इस तरफ से जाने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर इनके एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, यहाँ पर कोई नहीं जा सकता, क्योंकि उनके ही देश का पार्ट है ये। तो बहुत मीन्स इंडो पैसिफिक की बात आए तो इंडोनेशिया इज लोकेटेड इन अ वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, और इसकी वजह से ही यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, दूसरे देश जो हैं वो चाहेंगे कि इंडोनेशिया जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दैट्स द रीज़न वाई वी वांट टू सेल ब्रह्मोस, एंड दैट्स द रीज़न वी आर सेइंग कि भाई आप ये खरीद लो, आपको ये काम आएगी। जैसे मैंने आपको बताया 2020 में डिफेंस मिनिस्टर थे सुबियांतो साहब, और उस समय पर चाइना ने नातूना आइलैंड में घुसने की कोशिश की, तब उनको रोकने का काम जो है वो इसी डिफेंस मिनिस्टर ने किया था, राइट। जकार्ता यानी कि जो कैपिटल है अभी जो वहाँ की सरकार है, तो वो एक तरफ जैसे मैंने आपको बताया कि बैलेंस रख के चल रही है, बिजनेस भी कर रहे हैं उनके साथ। और फिलीपाइंस अकेला एक ऐसा देश है जिसने ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम हमसे ख़रीदी है, राइट। अभी एक अकेला फिलीपाइंस ही ऐसा देश है, और इन्होंने इसको डिप्लॉय भी किया है, और इसकी वजह से चाइनीज़ वेसल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित भी रहते हैं। इंडिया ऑप्टिमिस्टिक है कि आज नहीं तो कल वो ख़रीदेंगे, राइट। रिपोर्ट्स भी ये कहते हैं कि दे नीड दिस थिंग, लेकिन चीज़ें जो हैं दे आर बिट डिफरेंट ओवर देयर इन इंडोनेशिया, राइट। उनका डिफेंस बजट काफ़ी अच्छा है, अभी इंक्रीज़ हुआ है $46.6 बिलियन,
इतने खर्च करेंगे 24 से 29 तक, और सुबियांतो साहब ने ही इसको काफ़ी ज़्यादा बड़ा किया है, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं। और बेसिकली ये भी एक चीज़ नज़र आ रही है कि वो चाइना को नाराज़ करना नहीं चाहते हैं, राइट। और आसियान और चाइना के बीच में जो भी एक एज ए ग्रुप जो भी इश्यूज़ या फिर चल रहे हैं, तो इसमें वो कहीं ना कहीं इंडोनेशिया जो है वो दखल अंदाजी नहीं करना चाहता या फिर न्यूट्रल रहना चाहता है। इट इज़ पार्ट ऑफ आसियान बट स्टिल इट डज नॉट वांट टू क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ फ्यूड विद चाइना, राइट। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ब्यूरोक्रेटिक रीजंस वहाँ पर भी हैं, जैसे भारत में कोई भी एजेंट अलाउड नहीं है डिफेंस की डील्स में, राइट। बीच में कोई एजेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर ऐसी चीज़ें अलाउड हैं। और कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये सारे डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट इट ऑल डिपेंड्स कि उनकी नेसेसिटी के बारे में हम उनको कितना बता सकते हैं और वो अपनी चीज़ों को कैसे देखते हैं। एट द एंड ऑफ द डे एक देश है, तो बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करके वो भी चल रहे होंगे। हम चाहते हैं कि वो हमसे ख़रीद ले, लेकिन उनको चाहिए नहीं चाहिए, उनको कहीं और से अच्छी डील मिल रही है, तो वी हैव टू वेट एंड वॉच। देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। एक मेरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर जो है वो यहाँ पर गुरुग्राम में क्रिएट किया गया है, तो वहाँ पे इंडोनेशिया के नेवल ऑफिसर जो हैं उनको पोस्ट किया जाएगा, वो वहाँ पर रहेंगे। और मलाका स्ट्रेट पेट्रोल जो है, तो उसमें सुबियांतो साहब भारत को इनवाइट करते हैं नहीं करते हैं, लेट्स वेट, लेट्स सी के आगे क्या होता है, राइट। So this is the end of the third topic. Now let's move on to a very painful topic, right? एक हकीकत है हमारे देश की, delay in justice. Analyze the role of political influence and institutional apathy in delaying justice for victims of 1984 communal violence. एक फॉर्मर एमपी हैं कांग्रेस के, इनका नाम है सज्जन कुमार। तो फाइनली कोर्ट ने उनको कन्विक्ट ठहराया है, और 4 दशक से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है इस 84 एंटी सिख रायोट का, और आज भी जो लीगल प्रोसेस है वो पेनफुली काफ़ी स्लो चल रही है। दिल्ली कोर्ट ने कुमार को गिल्टी पाया है फॉर मर्डर, रायोटिंग, डेकोइटी एंड अदर क्राइम्स, एंड ही इज़ ऑलरेडी सर्विंग ए लाइफ सेंटेंस फॉर अनदर 1984 केस। कुमार एक लंबे समय तक अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और इंस्टीट्यूशनल एपैथी की वजह से जस्टिस से भागते रहे, बचते रहे, राइट। लेकिन दुखद बात यह है, जो विक्टिम्स हैं उनके परिवारजनों को इतने लंबे समय तक लड़ाई लड़नी पड़ी, राइट। एक ऐसी चीज़ जो खुलेआम होती है और उस चीज़ को लेकर केस होता है और उस केस को लड़ने के लिए 40 साल चले जाते हैं, तो ये क्या इशारा है। जो क्रिमिनल्स हैं उनका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ेगा, जस्ट इमेजिन, राइट। और 1984 के राइट्स जो हैं ये स्पॉन्टेनियस नहीं, मीन्स इट वाज नॉट स्पॉन्टेनियस, राइट, इट वाज वेल ऑर्केस्ट्रेटेड। बहुत प्री प्लानिंग जो है वो इसका किया गया था। पॉलिटिकल और पुलिस कॉम्प्लिसेंसी थी, मीन्स कुछ चीज़ें जो हैं वो जानबूझकर करवाई गई, ये सारी चीज़ें हुई। और इन्वेस्टिगेटिव कमीशंस और रीओपन केसेस की वजह से भी मीन्स कोशिशें की गई, लेकिन बहुत फ्यू कन्विक्शंस हुए हैं। और कुमार का ये जो सेंटेंसिंग हुआ इतने सालों के बाद, दिस इंडिकेट्स के जो सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा सिस्टम का फेलियर ही है, और नहीं तो क्या है ये। खुले ओपनली हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अ फेलियर ऑफ सिस्टम, एंड जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सिर्फ मैं नहीं, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट लेट प्रणब मुखर्जी साहब जो हैं, उन्होंने जब ही आई थिंक ही वॉज इन पार्लियामेंट, एक समय पर पार्लियामेंट की स्पीच के दौरान उन्होंने कहा था, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, एंड ही इज़ स्पॉट ऑन। अगर इतने सालों के बाद न्याय मिलता है तो न्याय नहीं मिला है, राइट। बहुत सारे विक्टिम्स जो हैं वो तो गुजर गए, और आज केस जो है वो चल रहा है। जुडिशरी का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि जुडिशरी कुछ नहीं करे, जुडिशरी कर रही है, लेकिन सिर्फ जुडिशरी से कुछ नहीं होगा। पूरी सिस्टम जो है उसको काम करना पड़ेगा। आपको दौड़ना है तो आपका दिल धड़क रहा है, उससे कुछ नहीं होगा। आपके पैर भी चलने चाहिए, आपका पूरा बॉडी चलना चाहिए। सेम लाइक दैट, सरकार, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, सारी चीज़ें जो हैं इसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, राइट। डिलेड verdicts serve as bitter reminders of how the system protects the powerful. Now, dear friends, let's talk about the last topic of our discussion today, right. I have already gave you a brief about this series, right, why this particular series is important for you. अब एक बात करते हैं एक किताब के बारे में, How Does the Legacy of Mein Camp
कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट्स वर्ल्ड वाइड। एक विचारधारा है मेन कैंप, राइट। मैंने इसको पढ़ा नहीं है, मैं एक दिन इसको पढ़ूंगा जब वक्त मिलेगा, जब मुझे वो किक लगेगी टू रीड दिस वन। I will read this book. I was reading this book, Man's Search for, what is the name of the book? Hold on a second, let me check. Oh yes, Man's Search for Meaning. आप सोच रहे होंगे कि सर पढ़ रहे थे और याद नहीं, ऐसा नहीं है। It's just there, लेकिन थोड़ा अंधेरा है तो I was not able to read the word. विक्टर फ्रैंकल ने लिखी है ये किताब। आधी किताब मैंने पढ़ी है, आधी पढ़नी अभी बाकी है। बहुत ही अच्छी किताब है, राइट। जो कैंप में वो थे और क्या क्या चीज़ें, छोटी छोटी डिटेल्स उन्होंने बताई हैं, राइट। कि एक सिगरेट के लिए कितनी, सिगरेट के बदले में सिगरेट आपको पीनी है तो कितने दिनों तक काम करना पड़ेगा। जो पानी जैसा सूप पिलाया जाता था, एक छोटा ब्रेड का टुकड़ा, जो एक ब्रेड आती है ना तो उसके 4 टुकड़े करे तो जो जो 25% जो क्वार्टर टुकड़ा है ना, उस टुकड़े के लिए ऐसा मीन्स इट वॉज अ बिग थिंग। अगर आप एक सिगरेट देंगे तो आपको उसके बदले में एक सूप का वो मिलेगा। तो बहुत मीन्स, मैं ये सिर्फ सिगरेट और इसकी बात नहीं है, उन्होंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन भी किया था कि बहुत ही कैजुअली जब ट्रेन में से यहूदियों को उतारा गया एक स्टेशन पर, बहुत ही कैजुअली एक ऑफिसर जो हैं उन्होंने चीज़ें एक्सप्लेन की है कि कैसे वो ऐसे अपना हाथ जो है वो ऐसे रखकर खड़ा था और वो बहुत ही ईजिली कह रहा था कि भाई कुछ लोगों को ऐसे इशारा करता था कि भाई राइट तरफ और कुछ को लेफ़्ट तरफ। तो 90% लोग जो हैं वो एक जगह पर थे और 10% लोग एक जगह पर रखे गए और वो 90% जो लोग हैं उनको मार दिया गया। पूरी ट्रेन भर के लोग उतरे थे, जस्ट इमेजिन कितने सारे लोग होंगे। तो ऐसे ही कह, तो इस प्रकार की जो एक मूवमेंट है, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, एक विचारधारा, तो इसकी शुरुआत जो है वो मेन कैंप से हुई। एडोल्फ हिटलर ने इस किताब को लिखा था, राइट। जब वो खुद जेल में था तो उस समय पर उसने इस किताब को लिखा। आज से लगभग 100 साल पहले इसको लिखा गया था, राइट। और ये जो एक बहुत ही मॉडर्न वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो कैटास्ट्रोफिक आइडियोलॉजीज़ जो हैं उनमें से एक ये हैं। जैसे आईसिस की विचारधारा है, वैसी ही विचारधारा जो हैं, उससे भी डेंजरस विचारधारा जो है या फिर उसके इक्विवेलेंट विचारधारा जो है वो इट वाज प्रोपगेटेड बाय दिस मैन कॉल्ड हिटलर। 25 में इसको पब्लिश किया गया। इट वाज नॉट दैट बिग हिट इनिशियली, लेकिन जब हिटलर पावर में आया 1933 में, उसके बाद ये बहुत फेमस हो गई ये किताब और 39 में इसकी कुछ 5.2 मिलियन कॉपीज़ जो हैं वो बिक चुकी थी और 11 लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया था। आर्यन सुप्रीमेसी के बारे में बात होती थी इसमें, एंटी सेमिटिज़म यानी कि यहूदियों को नफ़रत करना, राइट, सबसे ऊपर हम हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें हमें देखने को मिल रही थी। एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशंस एंड थिंग्स लाइक दैट। और हॉलोकॉस्ट और वर्ल्ड वॉर 2 का जो ग्राउंड वर्क है ना वो इसी विचारधारा ने तैयार किया। जो नए कपल्स की शादी होती थी, राइट, तो शादी में ये किताब आप सोचिए कितनी, ये किताब जो है वो आप सोचिए कितनी फेमस हुई होगी कि इसको शादी में गिफ्ट के तौर पर दिया जाता था नए कपल्स को, राइट। तो ये सारी चीज़ें थी। अब जब हिटलर गया, वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ, उसके बाद जो हैं जो बेवेरिया जो है जहाँ पर इसके अधिक मीन्स राइट्स हैं, राइट, पब्लिकेशन के, तो कोशिश की गई कि इसको और ज़्यादा प्रमोट ना किया जाए। लेकिन 2016 में नेचुरली 90 ईयर्स के बाद कोई भी चीज़ जो है तो उसके ऊपर ये जो एक होती है ना, क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो ये ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद ये पब्लिक डोमेन में आ गई और फिर इसके जो एनोटेटेड एडिशन आया तो इसमें एक्सपोज हुआ कि कैसे हिटलर जो है वो ऐसे टॉक्सिक आइडियाज़ को रिटोरिक के माध्यम से प्रेजेंट करता था। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे नियो नाजी ग्रुप्स हैं, फार राइट एक्सट्रीमिस्ट्स हैं, वाइट सुप्रीमेसिस्ट्स हैं, वो इन चीज़ों को अडॉप्ट करने लगे हैं। इंटरनेट एक ब्रीडिंग ग्राउंड बना है रेडिकलाइजेशन का और इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन फोरम, सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार की एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज़ को अलग अलग कोनों तक पहुंचाना जो है ये और ज़्यादा आसान बन चुका है। यूरोप में AFD नाम का एक ग्रुप है, इनफैक्ट जर्मनी में है ये, राइट, और ये नेशनलिस्ट और एंटी इमिग्रेंट रिटोरिक और ये सारी चीज़ें कहते हैं। USA में प्राउड बॉयज़ नाम का एक ग्रुप है, वो ऐसी ही आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं। और
ब्राज़ील, यूक्रेन, रशिया जैसे भी देशों में बहुत सारे ऐसे नियो नाजी फैक्शंस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, राइट। सिनोफेबिक व्यूज़ हैं और माइनॉरिटीज़ के खिलाफ स्टेटमेंट्स देना, इमिग्रेंट माइनॉरिटीज़ को परेशान करना, गो बैक टू योर कंट्री एंड सो मेनी अदर थिंग्स, राइट। इस प्रकार की चीज़ें हैं। ये जो विचारधाराएं हैं, राइट, मिस इन्फॉर्मेशन और नफ़रत फैलाना, ये सारी चीज़ें डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। और दोस्तों, इतने सालों के बाद, 100 साल के बाद भी ये विचारधारा अभी टोटली एलिमिनेट नहीं हुई है। तो एक्सट्रीमिज़म एक ऐसी चीज़ है, अगर इसको अनचेक, अगर इससे हम मुंह फेर लेना, तो ये बातें जो हैं कब एक्शन में तब्दील हो जाए, यू नेवर नो। तो सारे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, खास करके भारत जैसे जो सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, राइट, हमें सिर्फ हिस्ट्री को पढ़ना और समझना नहीं है, वी हैव टू एक्टिवली काउंटर इट्स डार्केस्ट chapters, right? So that's basically everything in today's discussion. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.